चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूरत का विभाजन और उसके क्या कारण थे वो हमने देखा। एक इंपॉर्टेंट नोट उसमें आपको, हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी ध्यान रखना है। जो स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन था, मूवमेंट था, उसको लेके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में एक बड़ा महत्वपूर्ण डिफरेंस ये था कि वैसे तो जो मॉडरेट्स थे वो स्वदेशी और बायकॉट को मानते ही नहीं थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट के दबाव में और उनके प्रभाव में उन्होंने अल्टीमेटली बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को माना। लेकिन मॉडरेट्स का कहना था कि स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट केवल और केवल बंगाल में चलाया जाएगा, भारत में कहीं और नहीं। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट बंगाल के साथ साथ जहां कहीं भी पॉसिबल हो भारत में, जैसे पंजाब में लाला लाजपत राय, उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह, ठीक है, और बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक, साउथ में चिदम्बरम पिल्लई, तो जिसके द्वारा पॉसिबल हो सके और जहां जहां पॉसिबल हो सके पूरे भारत में इसको फैलाया जाए। ठीक है। इंपैक्ट ऑफ सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा? सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इन देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एक प्रभाव तो ये कि अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उसमें उनको सफलता मिली। वीकनिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ा। एक्सट्रीमिस्ट वर डिक्लेयर सेडिशियस एंड एंटी नेशनल, जो राष्ट्रवादी उग्रवादी जो थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उनको अंग्रेजों ने देशद्रोही और एंटी नेशनलिस्ट इस प्रकार से उनको जो है संज्ञा दिया, उस प्रकार से उनको बोला गया। उनमें से ज्यादातर लोगों को इम्प्रिजनमेंट, कैद खाने में डाल दिया गया या तो देश निकाला कर दिया गया। बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी फेज, भारत में उग्रवादी आंदोलन का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी, स्टिक माने डंडा, डंडा माने दंड, और कैरेट माने पुरस्कार, ठीक है। तो डंडा एवं गाजर की नीति, तो गाजर माने पुरस्कार, डंडा माने दंडित करना, तो दंड एवं पुरस्कार की नीति। स्टिक टू एक्सट्रीमिस्ट, ये जो उग्रवादी जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनको इन्होंने दंड दिया, कारावास में डाल दिया, ठीक है। कैरेट टू मॉडरेट्स, और जो मॉडरेट लीडर थे उनको भरमाया, ठीक है, बढ़िया थपकी दी और उनको पुरस्कार दिया। और इस पुरस्कार के चलते जो मॉडरेट लीडर थे, तो पैसिवनेस इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके चलते कांग्रेस में निष्क्रियता आ गई। और ये निष्क्रियता फिर गांधी जी के आने के बाद टूटेगी, अदरवाइज 1908 के बाद कांग्रेस निष्क्रिय ठंडे तरीके से काम कर रही थी, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार से पंगा लेना नहीं चाहती थी, ठीक है। और 1911 में जब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको कैंसिल कर दिया, फिर तो और ज्यादा भक्त हो गए मॉडरेट अंग्रेजों के, ठीक है। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है लॉर्ड मिंटो ने, जो कि वायसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट है? सूरत हैज मेड द कांग्रेस डेड, सूरत में कांग्रेस मृत हो चुकी है, क्योंकि मॉडरेट ठंडे पड़ गए, एक्सट्रीमिस्ट देश निकाला और कैद खाने में चले गए, कांग्रेस खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन फिर रिवाइव करते हैं उनको महात्मा गांधी आकर, ठीक है। ब्रिटिश सपोर्ट टू मुस्लिम, अंग्रेजों ने मुसलमानों को सपोर्ट करना शुरू किया। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत परिषद नियम 1909 आता है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती है, ठीक है। 8वां पॉइंट यह है कि 1908 से 1917 तक का जो टाइम पीरियड है भारत के इतिहास में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ये डिसइल्यूजन माने एक इल्यूजन, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, ठीक है। और वैक्यूम, एक निर्बाध, एक खाली स्थान, एक रिक्त स्थान बन चुका था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है। जिसको जब कोई नहीं है फिल करने के लिए, तो फिर ये जो रिवॉल्यूशनरीज हुए, क्रांतिकारी हैं, युवा लोग, उन्होंने कुछ अपने तरीके से इसको फिल करने का काम किया। तो ये है इंपैक्ट ऑफ सूरत स्प्लिट, ठीक। अब हम देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी या गर्मपंथी चरण, जो कि 1905 से 1915 तक, कुछ लोग 1918 तक 1817 तक मानते हैं, ठीक है, वो जनरली 1905 से 15 तक माना जाता है। कॉजेज ऑफ राइज, एक्सट्रीमिस्ट फेज के उदय का कारण क्या था? तो वही सब कारण जो मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि जो युवा लोग थे कांग्रेस के अंदर, वो मॉडरेट्स की विभिन्न पॉलिसीज से
डिससैटिस्फाइड थे, वो मॉडरेट्स की रणनीतियों को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो वो सब कारण जो हमने सूरत स्प्लिट में लिखा है, सूरत विभाजन का कारण जो था वही सब कारण था आगे चल करके एक्सट्रीमिस्ट फेज के उदय का कारण, ठीक है। इसके अलावा भारत में लगातार अकाल पे अकाल पड़े जा रहे थे, प्लेग जैसी बीमारियां फैली जा रही थी और अंग्रेज सरकार कुछ नहीं कर रही थी। मॉडरेट लीडर्स भी अपने ट्रिपल पी के सिद्धांत को पकड़ के बैठे हुए थे, ठीक है। एज फैक्टर एक बहुत बड़ा कारण एज फैक्टर है, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे ज्यादातर युवा थे, जो मॉडरेट्स थे वो ज्यादातर जो है बुजुर्ग व्यक्ति थे। आइडियोलॉजीज, दोनों की आइडियोलॉजी में बड़ा अंतर था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, माइजरीज, भारत की जो दुर्व्यवस्था थी, ये तमाम चीजों ने आंदोलित किया जो युवा नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। नो फेथ ओवर ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, मॉडरेट्स मानते थे कि अंग्रेज न्याय के देवता हैं, ठीक है। उनकी न्याय में, उनके फेयरनेस में हमें बड़ा विश्वास है, हमें विश्वास है कि वो एक दिन न्याय करेंगे हमारे साथ। अभी वो हमारे रीति रिवाज नहीं जानते, हम उनको समझाएंगे, ठीक है। और ये मानते थे कि अंग्रेज जो है वो हरामखोर थे, हरामखोर हैं और हरामखोर रहेंगे, उनकी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, उनके न्याय पर, उनके फेयरनेस पर हमको कोई विश्वास नहीं है। इन सारे कारणों से अल्टीमेटली एक्सट्रीमिस्ट फेज का उदय भारत में हुआ, ठीक है। महत्वपूर्ण एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे? लाल बाल पाल, ये तीन तो बिल्कुल महत्वपूर्ण थे ही, ठीक है। इनको एक्सट्रीमिस्ट ट्रायो कहा जाता है, ठीक है। त्रिमूर्ति थे ये गरमपंथ के, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय का कर्म क्षेत्र था पंजाब, बाल गंगाधर तिलक का जो कर्म क्षेत्र था वो था बंगाल, और बिपिन चंद्र पाल बॉम्बे, और बिपिन चंद्र पाल का जो कर्म क्षेत्र था वो था बंगाल। तो तीनों जो बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, उन तीन बड़े प्रोविंसेस में ये तीन बड़े नेता थे। इसके अलावा बंगाल में और भी बड़े महत्वपूर्ण नेता थे, अरविंदो घोष, ठीक है। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, और बंगाल में ही अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्रा, राजनारायण बोस, बालेंद्र कुमार घोष, ऐसे महत्वपूर्ण नेता गरम दल के नेता थे, ठीक है। आपको ये नाम याद रखने, कभी कभी परीक्षा में आते हैं। मेथोडोलॉजी, गरम दल के लोगों का काम करने का तरीका क्या था? टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्य समाज, आयरिश नेशनल मूवमेंट एंड आउटसाइड इवेंट। इनको, इनके जो प्रेरणा स्रोत थे, इनको मोटिवेशन कहां से मिलता था? तो सबसे बड़ा मोटिवेशन आर्य समाज था, क्योंकि आर्य समाज ही भारत में पहला एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्वराज की बात की, जिसने आत्मसम्मान की बात की, जिसने कहा कि भारत भारतीयों के लिए, जिसने कहा कि गुलामी कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, जो हमारा खुद का शासन है उससे बेहतर नहीं हो सकता। तो भारत के अंदर खास करके जो युवा वर्ग थे, उनके अंदर आत्मशक्ति और आत्मसम्मान और स्वराज की भावना जगाने का जो काम आर्य समाज ने किया है। इसलिए गरम पंथ के ज्यादातर जो नेता थे वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, ठीक है। लाला लाजपत राय खुद आर्य समाज के बहुत बड़े प्रशंसक थे, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद, ऐसे बहुत सारे लोग। इसके अलावा आयरिश नेशनल मूवमेंट, ब्रिटेन ने अपने पड़ोस में आयरलैंड को भी गुलाम बनाया था, लेकिन वहां पर जो आंदोलन है, आयरलैंड का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, वो शांतिपूर्ण और मॉडरेट तरीकों से वहां नहीं चल रहा था। वहां पर रेडिकल तरीके से आंदोलन चल रहा था और आयरलैंड के लोग अंग्रेज लोगों को पकड़ पकड़ के मारते थे। तो वहां से भी इनको प्रेरणा मिली कि ब्रिटेन के पड़ोस में जो देश है वो क्रांतिकारी तरीकों से राष्ट्रीय आंदोलन चला रहा है, तो हम उससे ज्यादा प्रेरित होंगे, ना कि मॉडरेट तरीकों से। इसके अलावा पूरी दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसने हमारे यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को प्रेरित किया कि जब पूरी दुनिया में ऐसा हो सकता है तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वो कौन कौन सी घटना थी? पहली घटना ये थी, इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो बसे हुए भारतीय थे उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा था, और इस दुर्व्यवहार की घटना जब हमारे यहाँ के लोगों को मिलती थी, भारतीय लोगों को, तो उनको झकझोर देती थी अंदर तक, ठीक है। क्योंकि उसी प्रकार का जो शोषण है वो जहां जहां दुनिया में भारतीय थे और जिनको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, चाहे वो फिजी हो, मॉरिशस हो, ठीक है, फ्रांस हो, जहां कहीं भी जो भारतीय थे उनका शोषण काले रंग के आधार पर अंग्रेज लोग करते थे। दूसरा, रूसो जापानीज वॉर 1904 में शुरू हुआ, 5 में खत्म हुआ। रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ जिसमें छोटा से जापान ने बहुत बड़े रूस को पराजित कर दिया। तो हमारे अंदर के लोगों में ये प्रेरणा आई कि अगर जापान के लोग मिलकर के रूस को हरा सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इथियोपिया डिफीटेड इटली, इथियोपिया को अबिसीनिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो इथियोपिया या अबिसीनिया ने इटली को हरा दिया 1896 में,
जबकि इटली एक ताकतवर देश था। बोर वार्स, जो बोर युद्ध है, 2 युद्ध हुए बोर वार, साउथ अफ्रीका में मैंने महात्मा गांधी के समय पढ़ाया था। उसमें भी जो वहां के लोकल काले लोग थे साउथ अफ्रीका के, जुलू, ठीक है, और भी काले जो लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक बहुत बड़ा टक्कर दिया। हालांकि इसमें जीत तो अंग्रेजों की हुई थी, लेकिन बहुत कठिन टक्कर दिया था वहां के लोकल लोगों ने, तो ये भी प्रेरित किया। इसके अलावा निहिलिज्म ऑफ रसिया, रसिया में एक प्रकार का निहिलिज्म का मतलब होता है कि किसी चीज को नहीं मानना। तो रूस में जैसे वहां पर जार का एक शोषणकारी शासन था, तो वहां के लोगों ने जार और जार की सत्ता को ना मानने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसको निहिलिज्म कहा जाता है। उसी प्रकार भारत में भी ये जो उग्रवादी गरमपंथी नेता थे, इन्होंने भी ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश की हर एक चीज को ना मानने की कसम खाई। इसलिए एक प्रकार से निहिलिज्म को इन्होंने भारत में भी जो है इंप्लीमेंट किया। इसके अलावा नेशनल मूवमेंट्स, कई देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए थे। ईरान में शुरू हो गया था, इजिप्ट में शुरू हो गया था, टर्की में शुरू हो गया था, आयरलैंड में तो चल ही रहा था। तो ऐसे कई देशों में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए थे। वहां से भी प्रेरणा हमारे यहाँ के इन जो उग्रवादी नेता है उनको प्राप्त होती थी, ठीक है। इसके अलावा इनके कार्य करने का तरीका था नो फेथ ओवर ब्रिटेन, और ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटेन पर, अंग्रेज लोगों पर, उनकी नीतियों पर एक रत्ती भर इनको विश्वास नहीं था। रेडिकलिज्म, यानी रेडिकल तरीके से काम करने पर विश्वास रखते थे। शीश झुका करके प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, परसुएशन, पिटीशन, प्रेयर, इन सब चीजों में इनका विश्वास नहीं था। स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये खुद आत्मनिर्भर बनने की भावना से ओतप्रोत थे। इनका कहना था जब तक हम खुद पे आत्मनिर्भर नहीं होंगे, हमें अंग्रेज क्या, अंग्रेज के बाप हमें आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। सेल्फ डिटर्मिनेशन, हमें अपने हक पे खुद फैसला और निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। नॉन कॉपरेशन, असहयोग, माने हम अंग्रेजों के साथ कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, ना हम उनके कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, ना हम उनके न्यायालय में केस लड़ने जाएंगे, ठीक है, न उनके वस्तुओं का उपयोग करेंगे, न उनके द्वारा दी गई उपाधि का धारण करेंगे, न उनके यहाँ नौकरी चाकरी करेंगे, हर प्रकार से नॉन कॉपरेशन करेंगे। पेसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध, वो मारेंगे तो हम भी मारेंगे, जहां कहीं भी हमको गलत दिखेगा हम आवाज उठाएंगे। बायकॉट, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, मास पार्टिसिपेशन, सेकुलरिज्म, इन सारे चीजों पर ये विश्वास करते थे, ठीक है। मास पार्टिसिपेशन, इसके पहले जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स में ज्यादातर जो मेंबर्स थे वो या तो जमींदार थे, प्रोफेशनल्स थे, या इलीट थे। आम जनता से जो मॉडरेट्स थे उनका जुड़ाव नहीं था, क्योंकि वो खुद इलीट टाइप के लोग थे, राजा और नवाब टाइप का लाइफ वो लोग जीते थे। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ये आम जनता के बीच में साधारण जीवन जीने वाले लोग थे। इसलिए जब ये नेता के रूप में उभरे तो इन्होंने आम आदमी का भी सपोर्ट, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, लॉयर्स का, सभी प्रकार के लोगों का सपोर्ट इन्होंने लेना शुरू किया। तो भारत में एक्सट्रीमिस्ट ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में आम जनता की भागीदारी का महत्व को समझा। फिर आगे चल करके इन्हीं में से बहुत सारे सिद्धांतों को महात्मा गांधी अपनाते हैं। स्वराज की संकल्पना महात्मा गांधी ने यहीं से लिया, मास पार्टिसिपेशन की संकल्पना यहीं से लिया। तो बहुत सारी चीजें महात्मा गांधी ने मॉडरेट से कुछ नहीं सीखा, एक्सट्रीमिस्ट से बहुत कुछ सीखा, ठीक है। हालांकि महात्मा गांधी ना तो मॉडरेट की मेथोडोलॉजी को पसंद करते थे और ना ही एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स आर टू बी फॉट फॉर, इनका मानना था कि राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक शक्ति बिना लड़े नहीं मिलती, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें त्याग और बलिदान करना पड़ेगा। और यदि भीख में हमें राजनीतिक अधिकार मिल भी जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई भविष्य नहीं है। जिस तरीके से हमको भीख में ले लिया जाएगा उसी तरीके से हमसे दोबारा छीन लिया जाएगा। लेकिन अगर वो हमारा हक है और उसको हम लड़के लेते हैं तो फिर कभी हमें दोबारा उससे कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश सरकार को पूर्ण रूपेण भारत से भगा करके पूर्ण आजादी की बात करते थे। ये किसी प्रकार का सेल्फ रूल कि हम तुम्हारे अंडर ही थोड़ा मोड़ा हमको छूट दे दो और हम अपने हिसाब से शासन करेंगे, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल इत्यादि की बात नहीं करते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे। प्राउड ऑन इंडियन कल्चर, पास्ट एंड आइडेंटिटी, ये भारत के अतीत, भारत के गौरव, भारत की संस्कृति, भारत की पहचान से इनको घृणा नहीं थी, ये उसका सम्मान करते थे, उससे प्रेरणा लेते। दूसरे ओर मॉडरेट्स का जो प्रेरणा था वो भारत का अतीत नहीं था, वो भारत के अतीत से घृणा करते थे। उनका जो आधुनिक यूरोप में जो आधुनिक शिक्षा,
साहित्य है, ब्रिटेन के साहित्यों से, लॉक, कीट्स, ठीक है, एडम स्मिथ, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते थे मॉडरेट्स। ठीक, पॉलिसी ऑफ सफरिंग एंड सैक्रिफाइस फॉर द कॉज ऑफ नेशन, इनका विश्वास था कि राष्ट्र के लिए हमें पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी और अपना सब कुछ बलिदान भी करना पड़ेगा, उसी कीमत पर भारत को आजादी मिलेगी। मॉडरेट्स कुछ खोना नहीं चाहते थे, लेकिन पाना सब कुछ चाहते थे। तो ये कुछ जो है मेथोडोलॉजी में डिफरेंसेस है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है एक्सट्रीमिस्ट का? स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट इन्होंने भारत में चलाया, जिसके द्वारा भारत के लोगों के अंदर आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का भावना आई। यह भारत का पहली बार ऐसा आंदोलन है जिसमें पहली बार मास मूवमेंट हम जिसे कह सकते हैं, यानी इसमें लगभग हर वर्ग के लोग, खास करके जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं, उनका पहली बार पार्टिसिपेशन हुआ। इसके पहले कांग्रेस लोअर मिडिल क्लास को किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए निकम्मा और नकारा समझती थी, उनको ये योग्य समझती ही नहीं थी, इसलिए ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स उसके प्रोफेशनल्स, जमींदार और एलीट हुआ करते थे। कल्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति, ठीक है, खुद में शक्तिशाली बनने का, आत्मनिर्भर बनने की परंपरा की शुरुआत स्वदेशी मूवमेंट के माध्यम से एक्सट्रीमिस्ट द्वारा किया गया। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की सच्ची भावना एक्सट्रीमिस्ट्स के आने के बाद ही हुई है। ठीक है, हालांकि राष्ट्रवाद की भावना आर्य समाज द्वारा दी गई है, लेकिन वो एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। राजनीतिक क्षेत्र में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का जो गुण है, उसको एक्सट्रीमिस्ट लोग ही लेकर के आए। तो इसके अलावा राष्ट्रवाद के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत में कला एवं संस्कृति के विकास में इसी दौरान एक्सट्रीमिस्ट के योगदान द्वारा ही वंदे मातरम, अवार सोनार बांग्ला, विभिन्न प्रकार के साहित्य, नाटक, नौटंकी, चित्रकला कला आदि का भारी मात्रा में विकास हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। ठीक है, और उस समय जो आधुनिक भारत के जो वैज्ञानिक उस समय बन गए, वही आज भी हैं। उसके बाद वैज्ञानिक निकलने ही बंद हो गए भारत से। आज भी कोई बोलेगा तो जगदीश चंद्र बोस और पीसी रॉय, बीसी रॉय, ठीक है, और भी बंगाल के दो चार नाम जो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आगे वैज्ञानिक बने। उसके अलावा भारत में फिर नए वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक, ठीक है, तो ये प्रेरणा यहां से मिलनी चाहिए। नए नए अत्याधुनिक इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हुए। तीन बड़े महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान डेवलप हुए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करने का काम किया जमशेदजी टाटा ने। स्टीम नेविगेशन कंपनी VO चिदम्बरम पिल्लई ने स्टार्ट किया था, और केमिकल फैक्ट्री या बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना BC रॉय द्वारा की गई थी। ठीक है, रिलीजियस नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने धर्म और राष्ट्रवाद को एक साथ जोड़ा, और जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक महोत्सव थे, अब गलती ये थी कि उन्होंने केवल हिंदू धार्मिक महोत्सव को राष्ट्रवाद से जोड़ा। करना यह चाहिए था कि सभी धर्म में जो भारत में उस समय विद्यमान थे, उनके धार्मिक रीति रिवाजों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना चाहिए था। लेकिन यहां पर केवल हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा गया। तो खैर कुछ भी हो, लेकिन धर्म को पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से देखा गया। पहले गणेश उत्सव मनाते थे, वो केवल एक धार्मिक आयोजन था, लेकिन अब गणेश उत्सव राष्ट्रवादी नजरिए से मनाया जाने लगा। ठीक है, तो ये कुछ काम इन्होंने किया। मोटिवेटिंग स्लोगन्स और हीरोइज्म, इन्होंने अनेक स्लोगन दिए। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि स्वतंत्रता हर व्यक्ति का प्राथमिक अधिकार है, उसे उससे जो है छीना नहीं जा सकता। वंदे मातरम, अनेक प्रकार के स्लोगन और वीरतापूर्ण कार्य इनके द्वारा किए गए। इन्हीं के चलते एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो विभाजन है इन्हीं के चलते रद्द हुआ। क्योंकि बंगाल का विभाजन रद्द करने के पीछे अंग्रेजों की मंशा यह थी कि मॉडरेट्स को हम खुश करने के लिए और ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनको संतुष्ट करने के लिए हम बंगाल का पार्टीशन कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, रिवाइवल ऑफ नेशनल प्राइड, भारत का जो प्राचीन गौरव है उसको रिवाइव करने का काम भी एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने किया। न्यू मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट इन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में अपना विरोध प्रदर्शन करने का नया नया तरीका, पैसिव रेजिस्टेंस, बायकॉट, स्वदेशी, ये तमाम नए तरीके लेकर के आए, जो ट्रिपल P के अलावा, ट्रिपल P तो मॉडरेट्स लोगों का तरीका था, ठीक है, वो उन्हीं ट्रिपल P तक सीमित थे। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन थे। अब गवर्नमेंट रिएक्शन, इसके पहले हमने मॉडरेट्स के प्रति देखा कि क्या रवैया था अंग्रेजों का,
ब्रिटिश सरकार का। अब हम देखते हैं इनके प्रति क्या रवैया था। इनके प्रति रवैया ठीक नहीं था, स्वाभाविक बात है। ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनको बोलते थे देशद्रोही, एंटी नेशनलिस्ट, फूल, मिसगाइडेड, मूर्ख हैं, दिग्भ्रमित हैं, ऐसे तमाम उपमाओं से इनको नवाजा जाता था। सीडीसीएस में अनेक नियम कानून बना करके राष्ट्रवादी ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनकी गतिविधियों को रोकने का काम किया गया। कई कानून बनाए गए, जैसे सीडीसीएस मीटिंग एक्ट 1907, जहां कहीं भी गर्मपंथी के लोग कहीं मीटिंग करते थे, ये उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके इस कानून के माध्यम से उनके मीटिंग को जगह जगह पर रोका जाता था। इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट 1908, ये जो उग्रवादी नेता अपने विभिन्न प्रकार का अखबार चलाते थे, तिलक अखबार, इंडियन मिरर, ठीक है, संजीवनी, अमृत बाजार, ऐसे कई अखबार चलते थे। इन अखबारों को रोकने के लिए कि ये अखबार में कोई भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ ना लिखे, और यदि लिखा जाता था तो उसको माना जाता था इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, अपराध भड़काना, ठीक है, ऐसा माना जाता था। तो इस एक्ट के द्वारा नियम तय किए गए कि आप क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908, छोटी सी भी कोई गतिविधि हुई आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज कर दिया जाता था। इंडियन प्रेस एक्ट 1910, ठीक है। तो ये सब तमाम कानूनों के माध्यम से राष्ट्रवादी गतिविधियों को, खास करके जो उग्रवादी गतिविधियां थी, उनको दबाने की कोशिश की गई। बिगॉरलेसली अटैक, बहुत बुरी तरीके से उग्रवादी नेताओं का दमन किया गया, जैसे कि उनको अरेस्ट किया गया, एक्साइल किया गया, मारा पीटा गया, ये तमाम गतिविधि, ठीक है। तो कुल मिलाके उनका रवैया बिल्कुल भी सहयोगात्मक नहीं था एक्सट्रीमिस्ट के प्रति। अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक। पीछे के सारे चीजों को हम इकट्ठा कर देंगे तो कंपैरिजन बन जाएगा। तो उदारवादी और उग्रवादी, नरम दल और गरम दल के बीच में लोग कंपैरिजन करते हैं। पहला बेसिस है पीरियड, टाइम पीरियड क्या है? मॉडरेट्स का 85 से 1905, इनका 1905 से 15। लीडर्स, तो लीडर्स मैंने पीछे आपको पढ़ा दिए हैं, सारे लीडर्स के नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। आइडियोलॉजी, जो मॉडरेट्स है उनकी आइडियोलॉजी थी ट्रिपल पी, अंग्रेजों को नुकसान नहीं पहुंचाना, अंग्रेजों के साथ कॉपरेशन के साथ काम करना, ठीक है, और पश्चिमी शिक्षा संस्कृति से प्रेरणा प्राप्त करना, ये तमाम उनकी आइडियोलॉजी थी। जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? लड़ करके जो है हम अपना हक प्राप्त करेंगे, पैसिव रेजिस्टेंस, स्वदेशी, बायकॉट, ये तमाम इनकी आइडियोलॉजी। मेथोडोलॉजी, कार्य करने का तरीका क्या था? ये अंग्रेजों को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, ठीक है, और ट्रिपल पी के माध्यम से ये कार्य करते थे। इनका तरीका था पैसिव रेजिस्टेंस के तरीके से काम करना। सपोर्ट, ठीक है, जो मॉडरेट्स थे ये ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करते थे, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को, ब्रिटिश सरकार के न्याय को और ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून और व्यवस्था को ये सपोर्ट करते थे। पश्चिमीकरण का सपोर्ट करते थे, पश्चिमी संस्कृति का सपोर्ट करते थे, पश्चिमी साहित्य का सपोर्ट करते थे। और एक्सट्रीमिस्ट किसका सपोर्ट करते थे? भारतीय संस्कृति, भारत के महान पुरुषों का, ठीक है। इस प्रकार से ये भारतीय संस्कृति का सपोर्ट करते थे, ये पश्चिमी संस्कृति का सपोर्ट करते थे। सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा, मॉडरेट्स को प्रेरणा कहां से मिलती थी? पश्चिम से प्रेरणा मिलती थी, ठीक है। पश्चिम में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, पश्चिम में जो रेनेसा हुआ, पश्चिम में जो विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक आंदोलन चले, उनसे इनको प्रेरणा मिलती है। और इनको प्रेरणा मिलती है आर्य समाज से, भारत की संस्कृति से, भारत की विरासत से। सामाजिक आधार, मॉडरेट्स का सामाजिक आधार पढ़े लिखे जमींदार, इलीट क्लास के प्रोफेशनल लोग थे। इनका जो सोशल बेस था वो मिडिल और लोअर क्लास के लोग थे, स्टूडेंट थे, महिलाएं थी, पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे। तो लोअर और मिडिल क्लास, इनका अपर क्लास। कनेक्शन विद ब्रिटिश, अंग्रेजों के साथ ये कोई लेना देना रखना चाहते थे। मॉडरेट्स चाहते थे कि हम तो भैया अंग्रेजों के अंडर ही सुरक्षित हैं, हम अंग्रेजों के साथ मिलकर रहेंगे, हमें अंग्रेजों को भारत से नहीं भगाना, हमें ना स्वराज चाहिए ना इंडिपेंडेंस चाहिए। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते थे। ये चाहते थे जितनी जल्दी हो अंग्रेज इसको छोड़ के भाग जाए, हमें हमारे हाल को छोड़ दें, हमें जैसा लगेगा हम करेंगे, ठीक। एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रिटिश, ब्रिटिश के प्रति इनका नजरिया कैसा था? जो मॉडरेट्स थे वो 100% लॉयल थे टुवर्ड्स द ब्रिटिश, ठीक है, और ये बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे। जो मॉडरेट्स थे इनको अंग्रेजी न्याय व्यवस्था पर, अंग्रेजों की न्याय पर, अंग्रेजों की फेयरनेस पर बड़ा विश्वास था, उनको कोई विश्वास नहीं था। व्यूज ऑन मिडिल क्लास एंड मास, यानी आम जनता और मिडिल क्लास पर
क्या नजरिया था मॉडरेट्स का? मॉडरेट्स मानते थे कि मिडिल क्लास और आम जनता अभी इस योग्य नहीं है, वो नकारा है, निकम्मा है, उनको राष्ट्रीय आंदोलन का कोई ज्ञान नहीं है, ये पढ़े लिखे एलीट क्लास लोगों का काम है, अतः किसी प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न वर्ग का, मध्य वर्ग का इनका योगदान लेना कोई जरूरी ही नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट इन सब का सहयोग चाहते थे। ठीक है। डिमांड, असली मांग क्या थी? असली मांग मॉडरेट्स की थी, संविधान में संशोधन करो, भारतीयों को भी विभिन्न प्रकार की जो सरकार की सेवाएं हैं उनमें हमें जो है टेक पार्ट करने का मौका दो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सुधार करो। ठीक है, ये तमाम उनकी मांगे थी। इनकी मांग क्या थी? इनकी एक ही मांग थी, स्वराज, भारत छोड़ के भाग जाओ, दैट्स इट, हमें इससे कम कुछ नहीं चाहिए। सैक्रिफाइस, त्याग, मॉडरेट्स में किसी बात को, किसी चीज को त्यागने वाली फीलिंग नहीं थी। ठीक है, वो केवल अपना आराम से घर में बैठ के और पिटीशन लिखते थे, फिर उसको भिजवा देते थे, 2 4 6 8 महीने में कोई रिस्पॉन्स आया तो ठीक नहीं, उसको भूल जाते थे, फिर पिटीशन भेजते थे, मिलते थे तो अंग्रेजों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, और उन्हीं के साथ बीच में बोल देते थे भैया हमें थोड़ा ऐसा दे दो। तो किसी प्रकार की कोई सैक्रिफाइस की फीलिंग मॉडरेट लीडर्स में नहीं थी, और उसका कारण था बुजुर्ग थे। ठीक है, ये एकदम यंगर आदमी थे, एक्सट्रीमिस्ट, ये चाहते थे कि बिना कुछ त्याग के कुछ मिल ही नहीं सकता, हमें त्याग करना पड़ेगा। और क्या त्याग करना पड़ेगा? एवरीथिंग, सब कुछ, यहां तक कि जान माल, घर परिवार संसार, सब कुछ त्यागने की बात करते थे। ठीक है, और इन्होंने बलिदान दिया भी है। ठीक है। फिलॉसफी, दर्शन क्या था? मॉडरेट्स लिबरल थे, इनकी आइडियोलॉजी बड़ी लिबरल थी। ठीक है, और लिबरल आइडियोलॉजी क्या होती है हम सब पढ़ चुके हैं। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनकी फिलॉसफी थी सोशलिस्ट, समाजवादी। ठीक है। कंट्रीब्यूशन, तो मैं दोनों के कंट्रीब्यूशन आपको लिखा चुका हूं, आप लिख दीजिए यहां पर। ठीक है। ब्रिटिश एटीट्यूड, ब्रिटिश का क्या एटीट्यूड था? तो मॉडरेट्स के प्रति पहले सहयोग वाला था, फिर असहयोग वाला था, फिर सहयोग हो गया। ठीक है, तो सहयोग असहयोग सहयोग, ये था ब्रिटिश एटीट्यूड। और उनके प्रति, एक्सट्रीमिस्ट के प्रति असहयोग असहयोग असहयोग, कभी उन्होंने सहयोग नहीं दिया, कभी उन्होंने उसको अच्छा नहीं माना। फ्यूचर, भविष्य क्या हुआ मॉडरेट्स का? मॉडरेट का भविष्य ये हुआ कि 1908 से 1917 तक ये एकदम सोए थे। ठीक है, पैसिवनेस था, लेकिन 17 के बाद गांधी ने उसको फिर रिवाइव किया। एक्सट्रीमिस्ट का क्या हुआ फ्यूचर? एक्सट्रीमिस्ट का फ्यूचर ये हुआ कि 1908 आते आते तक सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर या तो जेल में डाल दिए गए, या भगा दिए गए, या संन्यास ले लिया। ठीक, फिर उसका रिवाइवल नहीं हो पाता। ठीक है, फिर उसका एक थोड़ा सा रेडिकल रूप सामने आता है, जिन्हें हम रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण समानता असमानता असमानता है। समानता में ये है कि दोनों के मेथोडोलॉजी अलग थे, दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी, लेकिन दोनों इस देश से प्रेम करते थे, इस देश में सुधार के लिए दोनों लोग काम कर रहे थे, दोनों हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ठीक है, तो समानता दोनों में भी थी, गोल दोनों के एक थे, बस मेथोडोलॉजी अलग थी। ठीक है, चलिए एक बड़ा महत्वपूर्ण नोट है, इसको आपको याद रखना है। हेनरी जॉन स्टैडमैन कॉटन, ये एक व्यक्ति का नाम है जो कि बंगाल विभाजन के समय असम में चीफ कमिश्नर थे, और ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में जो बना था। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये शॉर्ट में केवल मुस्लिम लीग, इट वाज अ पॉलिटिकल पार्टी, ये एक राजनीतिक दल था, एस्टैब्लिश्ड ऑन 30 दिसंबर। अब 28 दिसंबर को कांग्रेस है और 30 दिसंबर को ये है। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका, अब उसको पहले डाका बोलते थे, DACA, कहीं कहीं DECCA भी बोला जाता है। तो ढाका में ढाका के जो नवाब थे, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण नेता, ठीक है, आगा खान थर्ड, इनका नाम मोहम्मद शाह करके भी कुछ दूसरा नाम है, लेकिन आगा खान थर्ड ही ज्यादा पॉपुलर नाम है। लियाकत अली खान प्रधानमंत्री बने थे, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, सर मोहम्मद इकबाल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस पोएट, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा नामक गीत इन्होंने लिखा, ये मुस्लिम लीग के जो है समर्थक थे और उसके महत्वपूर्ण नेता भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना, फिर मोहम्मद अली बोगरा, हकीम अजमल खान, फजलुल हक, चौधरी रहमतुल्लाह, ये कुछ महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, और भी बड़े महत्वपूर्ण थे, लेकिन इनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, हेडक्वार्टर, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना था तो इसका बना तो ढाका में था, लेकिन इसके बनने की शुरुआत लखनऊ से हुई थी 1905 में, तो लखनऊ को ही हेडक्वार्टर्स का बनाया गया था।
इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर था डान, ठीक है, DAWN, डान, डान माने सवेरा, और आज भी पाकिस्तान में डान न्यूज चैनल चलता है, क्या न्यूज़पेपर चलता है, ठीक है। रिलीजन, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो था, लेकिन ये सेकुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इस्लामिक सिद्धांतों पर चलने वाला और केवल इस्लाम के लोगों को ही अपना मेंबर और इस्लाम के लिए ही काम करने वाला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। आइडियोलॉजी, इसकी 3 बड़े आइडियोलॉजी थे। पैन इस्लामिज्म, पैन माने पूरे भारत में इस्लामिक सिद्धांतों को जो है बढ़ावा चढ़ावा देना, और पैन का मतलब पूरी दुनिया। तो पहले तो भारत, फिर भारत के बाद इन्होंने लंदन में भी अपनी ब्रांच खोली थी, ठीक है। तो पूरी दुनिया में इस्लाम के सिद्धांत और इस्लाम का हित किस बात में है उसको प्रमोट करना। कंजर्वेटिज्म, संरक्षणवादी, माने हमारे अपने धर्म में जो बाहरी सिद्धांत आ रहे हैं उनसे बचना, संरक्षणवादी सिद्धांत अपनाना। 2 नेशन थ्योरी, भारत के अंदर ये जो 2 धर्म है, हिंदू और मुसलमान, ये 2 धर्म नहीं है, 2 देश है, इसी को बोला जाता है 2 नेशन थ्योरी। हिंदुओं का देश अलग, मुसलमानों का देश अलग, ठीक है। सक्सेशन, वास्तव में ये जो मुस्लिम लीग है, भारत को आजादी मिलने के बाद इसका अस्तित्व खत्म हो गया था एक प्रकार से, और 17 दिसंबर 1947 को यह पार्टी पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई। लेकिन इस पार्टी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों जगह पर किया गया। तो इस पार्टी के सिद्धांत को सक्सीड करने वाले एक पार्टी मुस्लिम लीग आज भी पाकिस्तान में है। फिर उसमें कई डिवीजन हुए, ठीक है। उसी प्रकार मुस्लिम लीग का जो सक्सेशन पार्टी बांग्लादेश में है, 1972 में जो बना था, अवामी लीग, और भारत में ऑल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और भारत में इसका बेस केरल में और थोड़ा मोड़ा तमिलनाडु में है, ठीक है। तो तीनों देशों में जो एक यूनाइटेड हिंदुस्तान के पार्ट थे, तीनों के में आज मुस्लिम लीग के आइडियोलॉजी का सिद्धांत कहीं ना कहीं इन पार्टियों के रूप में पाया जाता है। इंस्पिरेशन, मुस्लिम लीग का जो प्रेरणा स्रोत है वो सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट और इनसे उत्पन्न हुए विचारधारा है। मास पार्टिसिपेशन, मुस्लिम लीग कांग्रेस की तरह मुस्लिम लीग भी 1937 तक इलीट लोगों की पार्टी थी, ठीक है। जो इलीट मुसलमान थे, लंदन वगैरह से पढ़ के आए थे, नवाब टाइप के लोग थे, जमींदार टाइप के लोग थे, उनकी पार्टी थी। 1937 के बाद इसमें आम लोगों का पार्टिसिपेशन शुरू हुआ है, ठीक है। मेन डिमांड, इनकी असली डिमांड क्या थी? इनकी असली डिमांड थी भारत से अलग मुसलमानों के लिए एक अलग देश, जिसको नाम दिया गया था पाकिस्तान। ये नाम लंदन में पढ़ रहे एक मुस्लिम स्टूडेंट जो है चौधरी रहमतुल्लाह द्वारा ये नाम दिया गया था, ठीक है। सपोर्टेड, मुस्लिम लीग किस किस चीज का सपोर्ट करती थी? सेपरेट इलेक्टोरेट, जब तक भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान नहीं बन जाता तब तक सेपरेट इलेक्टोरेट माने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। खिलाफत आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड दोनों का इन्होंने समर्थन किया था। इस्लामाइजेशन, इस्लामीकरण का समर्थन करते थे। TNT का मतलब है जो है इस्लामाइजेशन, और 2 नेशन थ्योरी, TNT का मतलब 2 नेशन थ्योरी का समर्थन करते थे, ठीक है। तो इन सब चीजों का ये समर्थन करते थे। आगे चल करके हम मुस्लिम लीग के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। धन्यवाद।